नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल फिनोलॉजी बाय पीएचडी। आज मैं आपको एक ऐसे अलाउंसेस के बारे में बताने वाला हूं जो सीधे आपकी सैलरी और महंगाई से जुड़ा है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सिर्फ प्रमोशन या इंक्रीमेंट से नहीं बढ़ती, बल्कि साल में 2 बार सरकार खुद भी सैलरी में बदलाव करती है। असल में यह बदलाव महंगाई से जुड़ा होता है और इसे कहते हैं डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डीए क्या होता है, इसका इतिहास क्या रहा, एआईसीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स का पॉइंट किस बेसिस पर बढ़ता या घटता है, 2001 का बेस इंडेक्स क्या है, 2016 का बेस इंडेक्स क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, और साथ ही साथ डीए का फार्मूला, वो भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ। बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि बाजार में चीज़ें कितनी तेज़ी से अपना दाम बदलती है। कल तक जो टमाटर मंडी में 40 रुपये केजी था, आज वह 70 रुपये किलो तक हो गया। सिर्फ किचन सामग्री ही नहीं, सोचिए पेट्रोल पंप पर लाइन में लगते वक्त कभी पेट्रोल 95 रुपये लीटर होता है, कभी 100 रुपये, तो कभी 105 रुपये। या फिर आपके बच्चे की स्कूल फीस जो हर साल 8 से 10% बढ़ ही जाती है। यह भत्ता क्यों जरूरी है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक प्रेशर कुकर में चावल पका रहे हो। यदि कुकर की सीटी ना हो तो अंदर का प्रेशर बढ़ता ही रहेगा और एक टाइम बाद आपका कुकर फट भी सकता है। जिस तरह सीटी का काम है प्रेशर को बैलेंस करना, ठीक वैसे ही महंगाई को बैलेंस करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है डियरनेस अलाउंस, जिसे महंगाई भत्ता भी कहा जाता है। इसका सीधा मतलब है, जब दाम बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय की सैलरी में एक एक्स्ट्रा हिस्सा जोड़ देती है ताकि उनकी रियल इनकम महंगाई से बच जाए। सिंपल शब्दों में बोलूं तो आप इसे पेट्रोल के प्राइस और गाड़ी का माइलेज के उदाहरण से समझ सकते हो। यदि आपकी सैलरी फिक्स है पर पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा, मतलब आपके पॉकेट पर प्रेशर बढ़ जाएगा। डीए वही एक्स्ट्रा माइलेज जैसा है जो कंपनी आपको देती है ताकि आप इन्फ्लेशन के दौर में अपना सफ़र स्मूथली निकाल पाओ। मतलब पेट्रोल महंगा हो गया तो डीए आपको थोड़ा और माइलेज देता है ताकि आप रास्ते में अटको नहीं। तो अब जब हमने समझ लिया कि डीए यानी डियरनेस अलाउंस है क्या, तो अब चलते इसके हिस्ट्री की तरफ। दोस्तों, यह भत्ता अचानक से पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत आज़ादी से पहले ही हो चुकी थी। आइए जानते हैं डीए का सफ़र और किस वजह से सरकार को बेबस होना पड़ा इसे लागू करने के लिए। तो दोस्तों, जब हमने समझ लिया कि महंगाई हमारी जेब पर कितना बोझ डालती है, तो अब सवाल उठता है, सरकार ने इससे बचने का सिस्टम बनाया कैसे। डीए की कहानी शुरू होती है 1940 में, वर्ल्ड वार 2 के टाइम। उस वक्त बेसिक आइटम्स जैसे कि दूध, चावल, दाल यानी किचन सामग्री और कपड़े, इन सब चीज़ों के दाम अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ गए। सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी फिक्स थी, मतलब उसके लिए हालात और मुश्किल हो गई। तब सरकार ने एक टेम्प्रोरी अलाउंस देना शुरू किया जिसे बोला गया कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, जिसे शॉर्ट में कोला बोला जाता था। जरा सोचिए, जैसे आज के टाइम में पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए, स्कूल फीस डबल हो जाए, डेली रोज़मर्रा की चीज़ें का प्राइस अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ जाए और आपकी सैलरी वहीं के वहीं रह जाए। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? आपको अपनी फैमिली को सर्वाइव करने में कितनी मुश्किल हो जाएगी। यही सिचुएशन थी 90s 40s में। इसीलिए सरकार को अपने कर्मचारियों को अलाउंस देना मजबूरी पड़ गया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतते गए, यह अलाउंस एक परमानेंट पार्ट बन गया सैलरी का और इसका नाम पड़ गया डियरनेस अलाउंस, क्योंकि असल में इसका मकसद था महंगाई से अपने एम्प्लॉयज़ को बचाना। फिर 1970 के बाद एक नया सिस्टम काम में आया जो कि था एआईसीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स, जिसका मतलब है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। अब आप समझ गए होंगे कि डीए कैसे टेम्प्रोरी अलाउंस से परमानेंट शील्ड बन गया। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा है कि डीए का नंबर निकलता कैसे है। यह 42% या 46% या अभी जनवरी 2025 में जो हमने देखा कि डीए 55% हो गया, यह कोई रैंडम नंबर नहीं होता। दोस्तों, आप ही सोचिए, यदि आपको अपने घर का बजट बनाना हो तो आप क्या देखते हो? सब्जी का दाम, दूध का बिल, पेट्रोल की प्राइस, रूम किराया, स्कूल फीस, मेनली आप यही देखते हो। जब तक आप इन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करोगे, आपको अपने घर की असली महंगाई का पता ही नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही गवर्नमेंट भी हर महीने एक बास्केट ऑफ आइटम्स का डाटा कलेक्ट करती है और यह बास्केट होता है एआईसीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स।
और मज़े की बात यह है दोस्तों, इस बास्केट में भी वही चीज़ें होती है जो हम सब यूज करते हैं, जैसे कि राशन, फ्यूल, रेंट, कपड़ा, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट रिचार्ज, स्कूल फीस, डॉक्टर बिल। मतलब AICPI-IW एक फैंसी इकोनॉमिक नंबर नहीं, बल्कि हम सब की घर की शॉपिंग लिस्ट का एवरेज है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह इंडेक्स कौन बनाता है, कैसे कैलकुलेट होता है, आपके किचन से लेकर पेट्रोल पंप तक सब चीज़ें इसमें कैसे कैप्चर होती है। और बिलीव मी, यदि आप यह समझ गए तो आपको DA का पूरा गेम समझ आ जाएगा। अभी तक हमने देखा कि DA एक सुरक्षा कवच है जो महंगाई से सैलरी को बचाता है, लेकिन यह DA निकलता कैसे है? यह 42%, 47% या 55% कोई हवा में घूमते नंबर थोड़ी ना है, बल्कि इसके पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक बेस है और इसका नाम है AICPI-IW इंडेक्स। जी हाँ, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। अब आप सोच रहे होंगे इंडस्ट्रियल वर्कर्स का हमसे क्या लेना देना? दोस्तों, यह इंडेक्स असल में हर आम आदमी के खर्चे की तस्वीर दिखाती है। सोचिए, आप अपने घर की शॉपिंग लिस्ट देख रहे हो, जैसे कि चावल, दाल, दूध, टमाटर, प्याज, पेट्रोल, किराया, इंटरनेट रिचार्ज, स्कूल फीस, डॉक्टर का बिल। बस यही लिस्ट गवर्नमेंट भी बनाती है। बस डिफरेंस यह है कि वह पूरे इंडिया के 88 अलग अलग शहरों और 317 अलग अलग मार्केट से प्राइस कलेक्ट करते हैं। यानी कि यदि मुंबई में दाम अलग है, पटना में अलग है और रांची में अलग है, तो लेबर ब्यूरो उन सब का एवरेज निकालकर एक सिंगल नंबर बनाता है और यह नंबर हर महीने अपडेट होता है और इसी को बोला जाता है इंडेक्स। उदाहरण के तौर पर यदि टमाटर 120 रुपये किलो हो जाए, दूध 100 रुपये लीटर हो जाए और पेट्रोल 140 रुपये लीटर हो जाए, तो इंडेक्स ऑटोमेटिक जंप करेगा। और यदि सीजनल सब्जी सस्ती हो जाती है तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 2001 का बेस इंडेक्स क्या है, उस टाइम का बास्केट क्या था और उसमें कौन से खर्चे डोमिनेट करते थे और आपके घर का बजट उसमें कैसे लगता था। अभी तक आपने देखा कि AICPI-IW इंडेक्स असल में एक शॉपिंग बास्केट है जो पूरे भारत के 88 सेंटर्स और 317 मार्केट्स के दाम का एवरेज करके बताता है। लेकिन एक और सवाल बनता है, इस बास्केट में चीज़ें कौन सी होती है और उनकी इंपॉर्टेंस यानी कि कितना वेटेज होता है, यह डिसाइड होती है बेस ईयर के हिसाब से। जैसे कि 2001 का बेस ईयर, उस टाइम इंडिया में लोग अपनी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ खर्च करते थे? बास्केट में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया था फूड एंड बेवरेज, जो कि लगभग 46% के बराबर था। मतलब हर 100 रुपये की इनकम पर 46 रुपये सिर्फ राशन, चावल, दाल, दूध, सब्जी पर ही खर्च हो जाते थे। हाउसिंग पर 15%, फ्यूल एंड लाइट पर 6%, क्लोथिंग एंड फुटवियर पर 6.5% और मिसलेनियस खर्चे जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, पर्सनल केयर, इन सब पर 23% था। मतलब सिंपल है, 2001 का भारत एक किचन हेवी भारत था। उस समय महंगाई का मतलब था कि चावल, दाल, दूध, सब्जी के दाम बढ़ जाना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 2016 का इंडेक्स क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आप 2001 में स्कूल जाते थे। उस टाइम पर आपके बैग में किताब, कॉपी, पेंसिल बॉक्स, टिफिन होते थे। लेकिन आज यदि 2016 के बाद एक स्टूडेंट्स का बैग देखो तो आपको उसमें लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, एयरफोन सब मिलेगा। मतलब समय के साथ स्कूल बैग का सामान बदल गया। 2001 का इंडेक्स भी उसी तरीके का था। उस समय लोगों का खर्चा ज़्यादा राशन, किराया और कपड़ों पर होता था। लेकिन 2016 तक आते आते लोगों का खर्चा बदल गया, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रेवलिंग पर ज़्यादा पैसे लगने लगे। और यदि हम अभी भी 2001 के बैग यानी कि 2001 के इंडेक्स को यूज करते रहते तो वह आज का असल खर्चा नहीं दिखाता। इसीलिए 2016 को बेस ईयर बनाया गया ताकि इंडेक्स आज की ज़िंदगी के खर्चे को सही तरीके से रिफ्लेक्ट करे। यानी कि 2001 में जो खर्चे इंपॉर्टेंट थे 2016 तक वो बदल गए। इसी वजह से इंडेक्स का बेस भी बदलना जरूरी था और इसी वजह से गवर्नमेंट ने 2016 बेस ईयर इंट्रोड्यूस किया ताकि नए भारत के नए खर्चे रिफ्लेक्ट हो सके। 2016 के बास्केट में फूड एंड बेवरेज 46% से गिरकर 39% हो गया और इसका कारण अदर एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी थी।
हाउसिंग 15% से बढ़कर 16.9% हो गया, क्योंकि रेंट और ईएमआई बहुत तेजी से बढ़ गए। फ्यूल एंड लाइट 6% से गिरकर 5.5% हो गया, जबकि क्लॉथ एंड फुटवियर 6.5% से 6.1% हो गया, क्योंकि रेडीमेड कपड़े थोड़े चिप और इजीली अवेलेबल हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मिसलेनियस खर्चे 23% से बढ़कर 30% हो गया, यानी कि अब हॉस्पिटल बिल, स्कूल फीस, कोचिंग क्लासेस, ब्रॉडबैंड बिल, ओला, उबेर, रैपिडो, ये सब सैलरी का बड़ा हिस्सा इन चीज़ों पर खर्च होने लगा। 2001 और 2016 में जो मेन अंतर यह था कि इसमें 71 न्यू आइटम सेट किए गए, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट, OTT सब्सक्रिप्शन, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन फीस, प्राइवेट हॉस्पिटल टेस्ट, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कि सैलून और पार्लर। यानी 2016 का इंडेक्स एक सर्विस हैवी भारत को दिखाता है। मतलब सिंपल है, 2001 का इंडेक्स मतलब किचन सामग्री का महंगा होना, जबकि 2016 का इंडेक्स मतलब सर्विसेज का महंगा होना। अभी तक हमने देखा कि 2001 का भारत किचन हैवी था और 2016 का भारत सर्विस हैवी हो गया। लेकिन एक बड़ी दिक्कत आई। आप सोचिए, यदि आपके पास दो स्केल है, एक इंच वाला और एक सेंटीमीटर वाला, और आप एक ही रस्सी को दोनों से नाप रहे हो, तो दोनों अलग अलग नंबर दिखाएगा। तो आप क्या करोगे? आप एक कन्वर्जन फैक्टर लगाओगे। जैसे 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल वैसे ही डीए के कैलकुलेशन में भी एक कन्वर्जन फैक्टर जरूरी था, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी डीए का फॉर्मूला 2001 बेस इंडेक्स पर चलाती है, जबकि लेबर ब्यूरो AICPI IW इंडेक्स 2016 बेस पर पब्लिश करती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकाला गया एक मैजिक नंबर, जो कि है 2.88। मतलब 2001 बेस का इंडेक्स निकालने के लिए आपको 2016 बेस का इंडेक्स में 2.88 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर करना पड़ेगा। जैसे कि जनवरी 2025 में AICPI 2016 बेस ईयर का इंडेक्स 143.2 था। इसको 2001 बेस पर कन्वर्ट करने के लिए आपको 2.88 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अभी भी 2001 के बेस इंडेक्स से डीए कैलकुलेट करती है 2.88 का कन्वर्जन यूज करके। लेबर ब्यूरो ने दोनों बेस इंडेक्स का ओवरलैपिंग पीरियड एनालाइज करके साइंटिफिकली ये लिंकिंग फैक्टर फिक्स किया था। यह ऑफिशियल कांस्टेंट है। जैसे मैथ्स में पाई का वैल्यू 3.14 होता है, ठीक वैसे ही डीए के वर्ल्ड में 2.88 एक परमानेंट ब्रिज बन गया। मतलब दोस्तों 2.88 एक मैजिक मल्टीप्लायर है जो 2001 और 2016 के बीच का एक गोल्डन ब्रिज बनाता है। बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारियों का अक्सर डाउट होता है कि 6th पे कमीशन के टाइम पर डीए जिस गति से बढ़ा, उतनी तेज गति से 7th पे कमीशन के टाइम पर क्यों नहीं बढ़ रहा। और इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं, जो कि 2001 और 2016 के टाइम का है। 2001 में दूध 14 से 15 रुपये लीटर, पेट्रोल 30 रुपये लीटर, चावल 6 से 7 रुपये केजी, गेहूं 4 से 5 रुपये केजी, LPG सिलेंडर 220 से 230 रुपये तक मिलता था। जबकि 2016 में दूध 40 से 50 रुपये लीटर हो गया, पेट्रोल 60 से 62 रुपये लीटर, चावल 15 रुपये केजी, गेहूं 15 रुपये केजी, LPG सिलेंडर 550 से 600 रुपये तक मिलने लगे। यह डाटा देखकर आप खुद एनालाइज कर लोगे कि 6th पे कमीशन के टाइम पर डीए क्यों बढ़ रहा था। उस टाइम महंगाई भी काफी तेजी से बढ़ रही थी और डीए बढ़ने का मेन रीजन आपकी किचन सामग्री का महंगा होना ही था, इसीलिए डीए काफी तेजी से बढ़ा। 6th पे कमीशन के टाइम पर डीए का कैलकुलेशन 2001 बेस इंडेक्स से लिंक्ड थी। मतलब कंपैरिजन 2001 के हिसाब से होता था महंगाई का, जबकि 7th पे कमीशन के टाइम पर बेस ईयर 2016 से लिंक्ड हो गया और इसमें फॉर्मूला बदला और लिंकिंग फैक्टर 2.88 लगाया गया। तो दोस्तों आपने जाना कि 6th पे कमीशन के टाइम में डीए बहुत तेजी से बढ़ा, जबकि 7th पे कमीशन के टाइम में डीए की रफ्तार धीमी हो गई। और इसका असली कारण बेस ईयर बदलना और इन्फ्लेशन का लेवल था। लेकिन अब सवाल उठता है, यह सब सरकार गिनती कैसे है? यानी सरकार को कैसे पता चलता है कि डीए 3% बढ़ाना है या 4%? क्या यह बस अंदाजे से होता है? और इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे एक एग्जैक्ट फार्मूला है जिसे सरकार हर बार अप्लाई करती है। जैसे हम अपने घर का खर्च समझने के लिए 12 महीने का औसत निकालते हैं, वैसे ही सरकार भी पूरे साल के इंडेक्स का एवरेज लेकर
इस फार्मूले से डीए का कैलकुलेशन करती है। अब मैं आपको वही फार्मूला बताने वाला हूँ और एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि सरकार डीए निकालती कैसे है। बने रहिए हमारे वीडियो में। जैसे कि यदि अब आपको जुलाई 2025 से डीए का एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालना है तो आप इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हो, और वो फार्मूला है डीए इज इक्वल टू एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स ऑफ 2016 बेस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 2.88 माइनस 261.4 जो कि आपका बेस सीपीआई है, एंड डिवाइडेड बाय 261.4 मल्टीप्लाई बाय 100%। मतलब जो इंडेक्स अभी AICPI IW रिलीज करती है वह 2016 के बेस ईयर पे करती है, आपको उसे 2001 के बेस ईयर में कन्वर्ट करना होगा, यानी 2.88 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपका डाउट होगा यह 261.4 क्या है? यह कुछ नहीं बल्कि 2016 में जब न्यू बेस इंडेक्स आया उसके पिछले 12 महीने का इंडेक्स पॉइंट का एवरेज है, यानी जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 का एवरेज इंडेक्स पॉइंट। यह लिस्ट मैंने नीचे मेंशन किया है। 2015 AICPI IW इंडेक्स पॉइंट, जनवरी का 254, फरवरी 253, मार्च 254, अप्रैल 256। मैंने पूरे 12 महीने तक इसका पॉइंट बताया। जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो एग्जैक्ट 261.4 आएगा। 7th पे कमीशन के बाद सरकार का मानना था कि 261.4 इंडेक्स पॉइंट तक डीए हमने पहले से कवर कर लिया। अब यदि महंगाई वहीं पर रही तो एक्स्ट्रा डीए देने की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे ही औसत इंडेक्स 261.4 से ऊपर जाएगा तो आपको फॉर्मूले में पॉजिटिव नंबर मिलेगा 261.4 से घटाने के बाद। साथ ही साथ बेस सीपीआई 261.4 से डिवाइड करने पर परसेंटेज में पता चलेगा कि बेस सीपीआई के मुकाबले कितनी महंगाई बढ़ी है। उसी हिसाब से सरकार कर्मचारियों का डीए बढ़ा देगी। अब हम आते हैं जुलाई 2025 के एग्जैक्ट डीए कैलकुलेशन पर बाय यूजिंग फार्मूला है डीए का एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ इंडेक्स पॉइंट ऑफ 2016 मल्टीप्लाई बाय 2.88 माइनस 261.4 एंड होल डिवाइडेड बाय 261.4 एंड मल्टीप्लाई इट विथ 100%। यह आपको एग्जैक्ट डीए परसेंटेज में बता देगा। इसके लिए पिछले 12 महीने का इंडेक्स पॉइंट देखना पड़ेगा, जो कि जुलाई 2024 से जून 2025 तक। जैसे कि जुलाई 2024 का जो इंडेक्स है 142.7, अगस्त का 142.6, सितंबर का 143.3। तो जब आप इसका एवरेज निकालोगे पिछले 12 महीने का तो इसका एवरेज आएगा 143.69, और इसको जब आप 2.88 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह इसका जवाब आएगा 413.82। इसे आप फार्मूले में यूज कर लो। जब आप इसे फार्मूले में यूज करोगे तब 413.83 माइनस 261.4 एंड होल डिवाइडेड बाय 261.4, तो इसका जवाब आएगा 0.5831। अब आप इसे 100% से गुणा करो, आपका कैलकुलेशन आएगा 58.31%। एक्चुअली गवर्नमेंट दशमलव के बाद अंक को इग्नोर करती है, इसीलिए डीए 58% ही है। इस तरीके से आप किसी भी ईयर का डीए खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना डीए क्या होता है, इसका इतिहास क्या रहा, AICPI IW इंडेक्स क्या है, इंडेक्स का पॉइंट किस बेसिस पर बढ़ता या घटता है, 2001 का बेस इंडेक्स क्या है, 2016 का बेस इंडेक्स क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, कौन कौन से मेजर आइटम 2016 बेस ईयर में इंक्लूड हुए, 2.88 मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, क्यों 6th पे कमीशन के टाइम पर डीए जिस गति से बढ़ा उतनी तेज गति से 7th पे कमीशन में नहीं बढ़ा। आपने डीए का फार्मूला और एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी सीखा। उम्मीद है आपको डीए का यह पूरा सफ़र समझ में आया होगा, क्योंकि हमने हर एक पॉइंट को आसान भाषा में उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश किया हो। यदि आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद साथियों।